डियर स्टूडेंट्स, 16 चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 12th क्लास का, इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया हुआ पहले भी अपनी वीडियोस में कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के 3 बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात, जो इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब कवर हो जाते हैं तो जब क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज़ बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इंटरनल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मैंने 13 तक पहले की वीडियो में कर रखे हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब 14 से हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द टिंक्चर ऑफ आयोडीन, व्हाट इज़ इट्स यूज़। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है? इट इज़ 2-3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। आयोडीन का 2-3% आयोडीन इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर में 2-3% जब आयोडीन होती है तो उसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। ठीक है, और टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज़ क्या है? इट इज़ ए वेरी गुड एंटीसेप्टिक। वुंड्स वगैरह में लगाया जाता है तो वुंड्स जल्दी सही हो जाते हैं। इट इज़ ए वेरी गुड एंटीसेप्टिक, देयरफॉर it is used on wounds also, and it is 2-3% iodine in a mixture of alcohol and water, तो उसको हम tincture of iodine कहते हैं। फिर what are food preservatives? Food preservatives are chemical substances which prevent the spoilage of food from different microorganisms। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड को ख़राब करते हैं, तो उनसे फूड को बचाने के लिए जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स में जो घर में हम यूज़ करते हैं जनरली सॉल्ट है, खाने वाला नमक जो NaCl है, टेबल सॉल्ट है, शुगर भी यूज़ करते हैं, ऑयल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो प्रिजर्वेटिव्स के तरह हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, और सोडियम बेंजोएट को भी यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ बोतल बंद चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए टोमेटो सॉस है, अब वो बोतल में बंद है, उसके ऊपर की जो थोड़ी सी हवा है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ खाने की चीज़ ख़राब ना हो तो उसके अंदर हम ये प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, सोडियम बेंजोएट डाल देते हैं या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो मेन पर्पज़ ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स इज़ टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जनरली जो हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं प्रिजर्वेटिव? सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल है। जैसे अचार वगैरह में ऑयल डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, मुरब्बे में शुगर डालते हैं। ठीक है, बोतल बंद चीज़ों में ज़्यादातर सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, एंड दीज फूड सब्सटेंसेस कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। तो ये इनका पर्पज़ है फूड प्रिजर्वेटिव्स का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वाई इज़ द यूज़ ऑफ एस्पर्टेम लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। एक्चुअली ये एस्पर्टेम जो है ना, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये जो है स्वीटनेस देता है और इट डज़ नॉट ऐड एनी कैलोरीज टू द फूड, बट इट्स यूज़ इज़ लिमिटेड टू कोल्ड फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। क्योंकि चक्कर क्या है, जब इसको हम हीट करेंगे एट कुकिंग टेम्परेचर इट इज़ अनस्टेबल, बिकॉज एस्पर्टेम इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर्स। As aspartame is unstable at cooking temperatures, its use is limited to cold foods and cold drinks। क्योंकि जब इसको कुकिंग टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो डिकम्पोज कर जाएगा, तो टेस्ट सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको कोल्ड फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। एस्पर्टेम इज़ यूज्ड इन कोल्ड फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ओनली बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, ये याद रखना है। ओके, अदरवाइज़ बहुत अच्छा ये आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है, बट कुकिंग टेम्परेचर पर डिकम्पोज कर जाता है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड फूड्स में ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, गिव 2 एग्जांपल्स। एक्चुअली में जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं दे आर स्वीट सब्सटेंसेस बट दे डू नॉट ऐड एनी कैलोरीज टू द डाइट। एक्चुअली जो डायबिटिक पर्सनस हैं
उनको स्वीट सब्सटेंसेस खाने को मना कर दिया जाता है, क्योंकि जो नेचुरली स्वीट सब्सटेंस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जब वो डाइजेस्ट होते हैं तो ग्लूकोज बनता है, बट उनकी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए एक तरह से इंसुलिन कम पैदा होता है डायबिटिक पर्सनस में, तो इसलिए उनको मना कर दिया जाता है कि मीठी चीज़ें मत खाइए। बट देयर आर सम सब्सटेंसेस विच आर स्वीट इन टेस्ट बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस वही है, दीज आर स्वीट सब्सटेंसेस बट दे डू नॉट ऐड एनी कैलोरीज टू अवर डाइट, दे डू नॉट ऐड एनी कैलोरीज टू दी बॉडी बिकॉज दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन विदाउट एनी चेंज। ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी इन यूरिन विदाउट एनी चेंज। दे आर स्वीट इन टेस्ट बट दे डू नॉट ऐड एनी कैलोरीज टू अवर डाइट। ठीक है, और गिव 2 एग्जाम्पल्स। इसके 2 एग्जाम्पल में हम सुक्रोलोज ले सकते हैं, सुक्रोलोज है, फिर आपका एस्पार्टेम भी ले सकते हैं, एलिटेम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, सैक्चारिन भी है, सैक्चारिन, ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनेस के तरह ले सकते हैं। ठीक है, मेन पर्पज़ आर्टिफिशियल स्वीटनेस का वही है, या तो डायबिटिक्स पर्सनस के लिए हेल्पफुल है या फॉर दोज पर्सनस हु आर डाइट कॉन्शियस या कैलोरी कॉन्शियस। ठीक है, तो अब इनकी अच्छाई क्या है, दे आर स्वीट इन टेस्ट बट दे डू नॉट ऐड एनी कैलोरीज टू दी डाइट बिकॉज दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन विदाउट एनी चेंज। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, सुक्रोलोज है, एस्पार्टेम है, एलिटेम है, सैक्चारिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स फॉर ए डायबिटिक पर्सन। हम इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, बट एस्पार्टेम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एस्पार्टेम जो होता है इट डिकम्पोजेज एट कुकिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो मिठाई बनाते समय जब हम उसको कुकिंग टेम्परेचर से ऊपर ले जाएंगे तो फिर वो एस्पार्टेम तो डिकम्पोज कर जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए सुक्रोलोज बढ़िया है, सैक्चारिन बढ़िया है, तो इसमें हम सुक्रोलोज, सैक्चारिन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें स्वीट्स बनाने के लिए सुक्रोलोज, सैक्चारिन ले सकते हैं। एलिटेम को हम अवॉइड करते हैं। इसमें पूछा है ना, व्हाट प्रॉब्लम अराइजेस, क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हाट प्रॉब्लम अराइजेस इन यूजिंग एलिटेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। एलिटेम इज 2000 टाइम्स, इट इज़ 2000 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। केन शुगर जो चीनी में मिठास है, गन्ने के रस से चीनी बनती है ना, उससे 2000 गुना मीठा है, तो इसकी स्वीटनेस कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, एलिटेम भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है और एस्पार्टेम से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, बट एज इट इज़ इट्स पोटेंसी इज़ वेरी हाई, इट इज़ 2000 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इस स्वीटनेस। इसलिए एलिटेम के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, और सुक्रोलोज के साथ, सैक्चारिन के साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इनकी पोटेंसी 500 के आसपास है, तो ये हेल्प हो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, एलिटेम के साथ प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, एस्पार्टेम के साथ है कि इट इज़ नॉट स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। तो ये प्रॉब्लम्स इन दोनों की है, अदरवाइज सुक्रोलोज और सैक्चारिन ठीक है, कुकिंग टेम्परेचर पे भी वो स्टेबल है। तो वहाँ पे हम डायबिटिक पर्सनस के लिए जो दवाई, जो हम अगर स्वीट्स बनाते हैं तो उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तीनों समझ में आ गए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनको हटाते हैं। क्वेश्चन 20th में आ जाते हैं, हाउ आर दी सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बेटर दैन सोप्स। एक्चुअली जो डिटर्जेंट्स हैं दे आर इफ़ेक्टिव इवन इन हार्ड वाटर। सोप जो है हार्ड वाटर में इफ़ेक्टिव नहीं है, उसके केस में स्कम बनता है। दूसरी बात, ये हार्ड वाटर में पहली बात काम कर रहे हैं, दूसरी बात दे आर बेटर क्लेंजिंग एजेंट्स दैन सोप, सोप से ज़्यादा सफाई करते हैं डिटर्जेंट। तीसरी बात, डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल, मोर इजीली सॉल्युबल इन वाटर दैन सोप्स, डिटर्जेंट्स आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। चौथी बात है, डिटर्जेंट्स आर इवन इफेक्टिव इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक भी है हल्का सा मीडियम, तो भी इफ़ेक्टिव होते हैं। और पांचवी बात यह है कि डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, जो पौधों से तेल निकल रहा है उनसे सोप बनता है,
और ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये जो पेट्रोलियम है उनसे बनता है, ठीक है। तो ये 5 तरह से ये मतलब 4 तरह से तो बेटर है। 5वां ये है कि अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स को प्रिजर्व करना चाहें तो इसलिए डिटर्जेंट्स जो है वो सिंथेटिक मतलब है जो पेट्रोलियम से बन रहा है, तो इस वहाँ पे वो हो सकता है बचाने का पर्पस। अदरवाइज़ 4 यूजेस में तो बेटर किस तरह से है कि इट इज़ एप्लीकेबल या हेल्पफुल इवन इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स कैन वर्क ईजिली इन हार्ड वाटर, सोप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, दे आर बेटर क्लेंजिंग एजेंट्स दैन सोप, इनकी क्लेंजिंग ज़्यादा होती है। तीसरी बात, दे आर ईजिली सॉल्युबल इन वाटर एज़ कम्पेयर टू सोप। एंड चौथी बात है, दे आर ऑल्सो इफेक्टिव इवन इन एसिडिक मीडियम रादर देन सोप्स, ठीक है। तो इनको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। कैटाइनिक डिटर्जेंट्स, एक्चुअली जो डिटर्जेंट्स का पार्ट जो मिसल फॉर्मेशन में क्लेंजिंग एक्शन में इन्वॉल्व होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको हम कहते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो जैसे सोप के अंदर 2 पार्ट मानते हैं, एक हाइड्रोफोबिक है और एक हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, मान लो ब्रोमाइड इधर चला गया तो इस पर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि जब ये मिसल बनाएगा तो इसका पॉजिटिव पार्ट जो है क्लेंजिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम कहते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर दोज इन विच देयर मिसल फॉर्म्ड एंड विल हेल्प इन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ द सोप, विल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे कैटाइनिक का एग्जांपल अगर हम दें तो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसमें इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, CH3 CH2 होल 15N, ट्राइमिथाइल है तो ये CH3 CH3 हो गया और ये सिटाइल हो गया, ट्राइमिथाइल अमोनियम पॉजिटिव चार्ज आ गया और ब्रोमाइड अलग हो गया। तो ये सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज़ ए कैटाइनिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर दोज इन विच द क्लेंजिंग पार्ट विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और जो एनायनिक होता है उनमें क्लेंजिंग पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके केस के अंदर एग्जांपल है सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम लॉरियल सल्फेट, इसमें क्या है CH3 CH2 11, ठीक है, OSO3 नेगेटिव Na, ठीक है। तो ये जो क्लेंजिंग वाला पार्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसमें क्लेंजिंग वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। मिसल फॉर्मेशन में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें मिसल फॉर्मेशन में नेगेटिव आएगा। तो ये सोडियम लॉरियल सल्फेट है। इसमें एक और हो जाता है 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसमें आ जाएगा CH3 CH2, ठीक है, और 11 बेंजीन आ जाएगा और SO3 Na आ जाएगा। तो ये दिख रहा है इस पर, ये वाले पार्ट के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो ये एनायनिक डिटर्जेंट हो गया, और उसमें पॉजिटिव आ रहा था वो कैटाइनिक डिटर्जेंट हो गया, ठीक है। तो कैटाइनिक में सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड एग्जांपल हो गया, एनायनिक के अंदर सोडियम लॉरियल सल्फेट हो गया और सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, यहाँ भी सोडियम लग जाएगा, सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। तो ये कैटाइनिक का हो गया और ये 2 एग्जांपल हमने एनायनिक के दे दिए। और एक एग्जांपल अब नॉन आयनिक की बात भी कर लेते हैं। नॉन आयनिक जो डिटर्जेंट होता है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट के अंदर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे एक एग्जांपल उसके अंदर है पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल स्टीयरेट। पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल होता है और स्टेरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो उसके अंदर जो बनता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। तो उसके अंदर हम एग्जांपल दे सकते हैं पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल स्टीयरेट, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल स्टीयरेट।
ठीक है। अगर इसके अंदर हम एग्जाम्पल का इसका वो देखें स्ट्रक्चर, तो CH3 CH2 होल 16 COO CH2 CH2O N CH2 CH2OH, ये जो है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल स्टीयरेट है। इसमें कहीं भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। इट इज़ नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है। ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, इसके अंदर कहीं भी चार्ज नहीं है। तो ऐसे डिटर्जेंट को हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट कह रहे हैं। एग्जांपल है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल स्टीयरेट। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल था और स्टेरिक एसिड के साथ मिलने के बाद ये जो कंपाउंड बना, इसको हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट कहते हैं। ओके, हटा देते हैं इसको। तीनों के एग्जाम्पल मैंने दे दिए। क्वेश्चन हमारा 22 है, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। Biodegradable detergents are those which are degraded by microorganisms in the nature, और non biodegradable detergents are those which are not degraded by microorganisms in the nature। ये जो non biodegradable detergents होते हैं they cause water pollution, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं और ये वाटर में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और इसकी वजह से सीवियर वाटर में सीवियर कॉन्टेमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए डिटर्जेंट्स का अगर सोप के साथ देखा जाए, डिसएडवांटेज सोप इसका है डिटर्जेंट का कि सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल बट डिटर्जेंट्स, ऑल द डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब वाटर बायोडिग्रेडेबल में एग्जाम्पल भी देना है, तो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स आर दोज विच कैन बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द नेचर। ठीक है, तो उसके अंदर एग्जाम्पल जो बायोडिग्रेडेबल का है, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स में है आपका सोडियम लॉरियल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम लॉरियल बेंजीन सल्फेट या ऐसे भी सल्फेट कह सकते हैं, बेंजीन सल्फेट्स। और एक है इसके अंदर डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अभी हम लोग ने पहले एग्जांपल में किया था ये बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आ जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है डिटर्जेंट। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनमें ब्रांचिंग कम होती है, तो दे कैन बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिनमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है उन डिटर्जेंट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब है डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो इसके अंदर एक एग्जांपल जो है मैं बना के फिर उसका नाम बताता हूँ। ये बेंजीन सल्फोनेट हो जाएगा, SO3Na, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का नाम बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, सोडियम, 4th कार्बन पे फिर जो लगा है 4 और 1 3 5 7 टेट्रामिथाइल 8 है वैसे, ऑक्टाइल। ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है। इसको हम कहते हैं सोडियम, फिर 4th कार्बन के ऊपर जो बेंजीन के जो लगा है उसमें 1 3 5 7 पे मिथाइल लगा, तो 4 1 3 5 7 टेट्रा मिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। ठीक है, ये डिग्रेड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है। और जो सोडियम लॉरियल सल्फेट है, बेंजीन सल्फेट है या सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, इनमें ब्रांचिंग ना के बराबर है। तो जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगी वो ईज़िली डिग्रेड हो जाएगा, और जिसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होगी वो ईज़िली डिग्रेड नहीं होगा।
तो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट में ये आपका एग्जांपल हो गया सोडियम 41357 टेट्रामिथाइल ऑक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट। ओके, तो ये इसको भी हटा देते हैं क्वेश्चन 22 को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, इसको हटाता हूँ मैं। 23rd क्वेश्चन है व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क विद हार्ड वाटर। एक्चुअली हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, तो दे रिएक्ट विद सोप्स टू फॉर्म स्कम। तो इसमें आंसर हम देंगे सोप्स रिएक्ट विद calcium and magnesium ions present in hard water to form a curdy white precipitate, sticky gummy curdy white precipitate which is known as scum, and because of that the soap is unable to wash the clothes properly। वो जो स्टिकी गमी मास है स्कम, वो कपड़े में चिपक जाता है और कपड़ा साफ़ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वाई डू सोप्स नॉट वर्क विद हार्ड वाटर, बिकॉज दे फॉर्म स्कम विद दी हार्ड वाटर, बिकॉज इन दी हार्ड वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट विच रिएक्ट विद दी सोप। जैसे सोप मान लीजिए C17H35 COONA है, ये सोप है, और मैग्नीशियम क्लोराइड है फ्रॉम हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम के, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बन जाएगा C17H35 COO होल ट्वाइस Mg + 2 NaCl। तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इसको कहते हैं स्कम। ये स्टिकी गमी मास है, गमी मास, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट की तरह है ये। अब होता क्या है कि कपड़ा तो साफ़ होगा नहीं और ये बन जाता है, तो इसकी ये चिपक भी जाता है कपड़े में। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्कम द सोप्स आर नॉट एबल टू वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली इन हार्ड वाटर, ठीक है। आपको सिंपली यही कहना है कि सोप्स रिएक्ट विद हार्ड वाटर बिकॉज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस आर प्रेजेंट इन देम एंड फॉर्म ए स्कम विच इज़ स्टिकी एंड गमी मास, ठीक है। इसकी वजह से कपड़ा साफ़ नहीं हो पाता। नेक्स्ट, कैन यू यूज़ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर सोप से चेक हो सकती है डिटर्जेंट से नहीं होगी, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही काम करेगा, उसमें प्रेसिपिटेट या स्कम नहीं बनता बट सोप्स के साथ स्कम बन जाता है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि सोप्स कैन बी यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर बट नॉट द detergents, because detergents are effective both in hard water as well as soft water। दोनों में पता ही नहीं चलेगा, स्कम बनेगा ही नहीं, तो डिटर्जेंट से पता नहीं चलेगा, बट सोप से पता चल जाएगा। अगर वाटर, इफ़ द वाटर इज़ हार्ड देन स्कम विल बी फॉर्म्ड, तो उससे पता चल जाता है। तो वी कैन यूज़ ओनली सोप्स टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर बट नॉट द डिटर्जेंट्स, क्योंकि डिटर्जेंट्स विल नॉट फॉर्म स्कम इवन विद हार्ड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। जो क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप है, इसके अंदर स्कम मतलब मिसल बनते हैं। कैसे बनते हैं उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली भी क्या होता है कि सोप के अंदर दो पार्ट हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक के ऊपर जनरली चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव लगा जाएगा। अगर कैटायनिक डिटर्जेंट है तो पॉजिटिव है, एनायनिक है तो नेगेटिव है। तो ऐसे ही सोप के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। अभी ऊपर हमने देखा तो CO- था नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोफोबिक है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये डर्ट के अंदर आ जाता है। ऑयली डर्ट होता है ना, ये ऑयली डर्ट है, तो ये इसके अंदर ये सोप इस तरह से आ जाता है, ठीक है। इसका नेगेटिव बाहर को पानी की ओर आ जाता है, वाटर की ओर, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो उसके ऊपर ऑयली डर्ट है, ये ऑयली डर्ट। तो ये हम ये कहेंगे कि द ऑयली डर्ट विल स्टिक टू द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सोप एंड इट विल फॉर्म ए मिसल, इट विल फॉर्म ए मिसल। उसके साथ ये चिपक जाएगा और मिसल बना लेगा, एंड दीज मिसल्स आर दे विल फ्लोट इन वाटर। द डर्ट फ्रॉम द क्लोथ्स विल कम आउट एंड स्टिक विद द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सोप
to form a missile, and these missiles float in water, and when the water is thrown away, these the dirt particles will also be washed away. तो इन दिस वे दी क्लोथ्स आर क्लीन. अब पूछा है एक्सप्लेन द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो इसमें आपको ये कहना है कि सोप हैज़ टू पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट. टू द हाइड्रोफोबिक पार्ट द ऑयली डर्ट विल गेट trapped and they will form a missile. These missiles float in water and they will be washed away along with water, whereas the cloth will become clean. ठीक है, तो ये क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप में आपको बताना है. ओके, इसको भी हटाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउट ऑफ सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, विच वन विल यू यूज़ फॉर क्लीनिंग द क्लोथ. कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये हार्डनेस कॉज करता है. व्हेन हार्डनेस इज़ प्रेजेंट इन वाटर देन वी कैनॉट यूज़ सोप्स, क्योंकि सोप्स के साथ ये रिएक्ट करके बना देगा स्कम. मान लिया आपका सोप ये RCONA है और आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है. ठीक है, तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा RCOO होल ट्वाइस Ca लग जाएगा और NaCl आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर हो जाएगा. तो ये क्या बनाएगा, स्कम. ठीक है, व्हेन दी सोप्स रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर देन दे फॉर्म स्कम, ड्यू टू विच क्लेंजिंग एक्शन इज़ नॉट वेरी गुड. सोप जब हार्ड वाटर के साथ सफाई करना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छी सफाई नहीं आती बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्कम. इसलिए इस क्वेश्चन में आपको आंसर देना है कि सोप विल नॉट बी यूज, वी विल यूज़ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इफ़ दिस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, बिकॉज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म स्कम इवन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. हार्ड वाटर है तो उसमें भी सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बहुत अच्छी तरह से सफाई करते हैं क्योंकि वो स्कम नहीं बनाते हैं, बट अगर सोप यूज़ करोगे तो स्कम बनाएंगे. तो इसमें पूछा है कि विच वन विल यू यूज़ फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स इफ़ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रेजेंट, देन विल यूज़ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिकॉज दे विल क्लीन द क्लोथ मोर प्रॉपरली एज नो स्कम विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, अब 27th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, लेबल द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स इन द फॉलोइंग. हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं. जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हाइड्रोफिलिक है, और ये जो जिसके ऊपर चार्ज है वो हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है. यह हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग एक तरह से. यह हाइड्रोफोबिक है, फोबिक जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है. इसमें भी यह हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है यहाँ तक, तो ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक. और ये यहाँ से जिस पे चार्ज है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक. ठीक है, ऐसे इसके अंदर है. ये यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है तो हाइड्रोफोबिक, और जिसके ऊपर चार्ज है तो ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक. ओके, तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए एनसीईआरटी के इस चैप्टर के. अब ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इनको अच्छी तरह से कर लीजिए. ठीक है, और याद भी कर लीजिए, कॉन्सेप्ट भी आपको हेल्पफुल हो जाएंगे फॉर राइटिंग द आंसर्स. ठीक है, अब आप मेरी जो मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए दोनों वीडियोस में इस चैप्टर के, तो आप दोनों वीडियो देख के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लीजिए. ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि यू विल लाइक माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो शेयर देम. और बच्चों के साथ भी शेयर करिए और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले इसका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने का. थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके.